एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की प्रश्न बैंक को, जो कि हमारी कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट की होने वाली है। हमने इससे पहले जो हमारा पद्यांश है, यानी कि पद्य खंड के अंतर्गत जो पद्यांश है, उसके वीडियो को अपलोड कर दिया है, उन्हें भी जाकर आप देख लीजिएगा। आज जो मैं है वो गद्य के अंतर्गत जो गद्यांश आते हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी तथा उनको आपको समझाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में गद्यांश का एक्सप्लेनेशन। चलिए, तो यहाँ पर जो गद्यांश वाले क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो लेखक परिचय है वो आपको नहीं बताए हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपना लेसन देखोगे और उसके जो शुरू उसका लेसन होता है, वहाँ पर बॉक्स में लेखक के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है, वहाँ से आप बना सकते हो। और साथ ही आप परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या स्वाति या फिर कालिंदी जैसी चीज़ों से भी आप वहाँ से भी इसका अच्छे से अपने हिसाब से बना सकते हो। तो आपको वहाँ से इसको बना लेना है। सिर्फ हम आज यहाँ पर जो हमारी गद्यांश होती है उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे तथा उसकी व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक कर हम सभी व्याख्याओं को। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली जो हमारी व्याख्या यानी कि गद्यांश है वो कुछ इस तरीके से है कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आखिर करता है ना। और भय उसकी पहुंच के बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ है ये भय नामक लेसन से ली गई है। ओके, और इसके जो लेखक है वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो आपको बता देना है कि इसमें भय के बारे में हमें जानकारी दी गई है। उसके बाद आपको व्याख्या करनी है। तो आप व्याख्या को मत याद करना, व्याख्या को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहली बात तो गद्यांश में व्याख्या करना कठिन नहीं होता है, काफ़ी सरल होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा ही लिखना पड़ता है, थोड़ा सा मन से उसको थोड़ा ईजी लैंग्वेज में लिखना रहता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ दिया गया है, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण से या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है? आती हुई आपदा, तो सिंपल सी लिखना है कि भय उसे कहते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि भय उसे कहते हैं जो आती हुई आपदा के कारण उत्पन्न होता है, और जो क्रोध होता है वो दुख के कारण पर डालने के लिए आखिर रहता है। यानी कि जो क्रोध आता है वो हम सामान्यतः जो दुख होता है उसके कारण पर क्रोध करते हैं, और भय उसकी पहुँच के बाहर होने के लिए। और भय कब होता है हमें? जब हम उसकी पहुंच से बाहर हो जाएं। क्रोध दुख के कारण स्वरूप, क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। क्रोध हमें तब तक नहीं आता जब तक हमें दुख का कारण पता नहीं हो। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। तो हमें अपनी बिल्कुल साधारण सी लैंग्वेज में लिख देना है। कुछ कुछ शब्दों का आपको जो इसमें दिए गए उन्हीं का प्रयोग करना है, और कुछ हमारी नॉर्मल लैंग्वेज जो होती है उससे प्रयोग करना है, और इस प्रकार इसकी अच्छे से व्याख्या कर देनी है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे संदर्भ प्रसंग आपको दिख रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद ये पूरी यहाँ पर व्याख्या दी गई है। और हाँ, विशेष लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि वाक्य में अगर 4 मार्क्स पूरे चाहिए आपको तो विशेष जरूर लिखना है। तो विशेष क्या लिखना है? संस्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, विचारात्मक एवं गणेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आप 2 पॉइंट लिख देंगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी व्याख्या है, वे तो हमें मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नगद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। न बाबा, यह नहीं हो सकता, मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो वार्तालाप है ये नए मेहमान के जो पात्र थे उनके बीच में हो रहा है, उनके पति और पत्नी के बीच में हो रहा है, उनकी पड़ोसन के लिए। तो यहाँ पर वही बात हमें लिखनी है कि उपयुक्त पंक्तियाँ नए मेहमान से ली गई है। यहाँ विश्वनाथ की पत्नी रेवती विश्वनाथ से उसकी पड़ोसन की बुराई करते हुए कहती है कि वे तो हमें मुसीबत में देखकर, यानी कि जो पड़ोस के लोग हैं वो हमें मुसीबत में देखकर खुश होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए? जब मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर आपकी छत पर मेरे बच्चों को या मुझे सोने दो, तो उसने क्या कह दिया कि क्या ये छत तुम्हारी है? नगद 50 देते हैं तब 4 खाटों की जगह मिलती है, और 50 रुपये दे तब 4 खाट देती है, वो जगह देती है सोने के लिए। न बाबा, उसके बाद जो पत्नी होती है वो इस प्रकार कहती है अपने पति को, न बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी। ऐसा वो जो लाला की औरत होती है, जो पड़ोसन होती है, वो इस प्रकार से कहती है। तो वो पूरा आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, तीसरे का संदर्भ प्रसंग, और उसके बाद ये व्याख्या पूरी और विशेष भी साथ साथ में आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं है
पर तात्या छोटा होते हुए भी अपने में असीम है। यानी कि तात्या टोपे वाला जो लेसन है उसमें ये जो गद्यांश है उसका है। और यहाँ पे कही गई है कि तात्या भले ही छोटा है पर अपने में असीम है, मतलब उसमें बहुत ताकत है। हम लोग पीछा करते करते निराश हो गए, उसमें जादू सी करामात है। कभी तो उसके पास हजारों सैनिक रहते हैं, क्रांतिकारियों की सेनाएं अचानक आ जाती है, तोपों और शस्त्रों की गराड़ से हम लोग भयभीत हो जाते हैं, और कभी एक छोटी टुकड़ी लिए ही सामने से निकल जाता है। यहाँ पर क्या किया गया है, तात्या टोपे की जो भी विशेषता है युद्ध करने की, युद्ध कौशल, उसका चरित्र चित्रण किया गया है। जैसे कि जादू सी करामत है, यानी कि एकदम फुर्तीले हैं वो, इधर से उधर कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर उस तात्या टोपे का वर्णन किया गया है। तो आपको ये है इसके संदर्भ प्रसंग है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद ये जो व्याख्या है इसको आप खुद रीड करना और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, और साथ ही आपको क्या इसकी जो विशेष है उनका भी स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए अब अपने नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है, गीता का और मेरा संबंध तर्क से परे है। मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरे हृदय और बुद्धि को पोषित गीता के दूध पर हुआ है। जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं रहती है। यानी कि जो ये विनोबा भावे इसके लेखक है, और गीता और स्वधर्म वाले लेसन से इन उपयुक्त पंक्तियों को लिया गया है, और जो गीता का और जो उसके लेखक है उनका जो रिश्ता है उसे बताया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह आपको लिख देना है कि गीता और कवि का संबंध तर्क से परे, यानी कि वहाँ पर कोई भी तर्क की गुंजाइश नहीं है, और माँ जैसा उनका संबंध है, माँ के दूध पर जितने वो पले उतने उन्होंने गीता का अध्ययन किया है। तो ये कुछ बातें आपको लिखनी है। तो आप इसके संदर्भ और प्रसंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद आप इसकी व्याख्या का भी स्क्रीनशॉट और साथ ही विशेष का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम अपने आगे क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक आपने देखा, हमने गद्यांश की व्याख्या तो की, परंतु कुछ कुछ गद्यांश की ही व्याख्या की, जिससे हमने यहाँ पर जो हमारा पहला था किसी आपत्ति वाला उसकी कर ली, पर हमारा जो सेकंड था वो छूट गया था। साथ ही हमने जो हमारा तीसरा है वो तो हमने कर लिया था, उसके बाद साथ ही चौथा भी कर लिया था, परंतु हमारा जो पाँचवा था वो छूट गया, और छठा कर लिया, और हमारा सातवां छूट गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो व्याख्याएँ थी उनका मेरे पास रिटन था, यानी कि लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं जो ये बची हुई व्याख्या है इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ उसी से आप समझ जाएं, और मेरे पास इसका लिखा हुआ नहीं है इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने फर्स्ट तो उधर देख ली, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है, बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। जैसे ही बसंती नाम आया आपको समझ जाना है कि ये वापसी जो गजाधर बाबू थे उनकी पत्नी थी उस कहानी का है। तो आपको संदर्भ सबसे पहले कैसे लिखना है, लिखना है कि उपयुक्त पंक्तियाँ वापसी नामक पाठ से ली गई है, और इसके लेखक जो है वो कौन है, उषा प्रिय बंदा। ये तो हो गया संदर्भ। अब आपको प्रसंग पहले नहीं लिखना है, मतलब अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो प्रसंग के लिए 2 से 3 लाइन छोड़ दें और डायरेक्ट व्याख्या पे आना है। मैं फिर बताऊंगी कि क्यों डायरेक्ट व्याख्या पे आना है। व्याख्या आपको पढ़ के करनी है, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसी तरह आपको करनी है। सो बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। यानी कि जो बसंती है, कौन है बसंती, सॉरी मैंने वहाँ पर उनकी लड़की का नाम था गजाधर बाबू की लड़की का, मैंने वहाँ पर उनकी वाइफ बोल दिया था। तो गजाधर बाबू की जो लड़की थी उन्होंने माँ की कोठरी की ओर देखा, और अभी आती ही होगी, प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। कौन, बसंती छानने लगी अपने पिताजी गजाधर बाबू के लिए। तो आपको क्या लिखना है कि बसंती माँ अपनी माँ की कोठरी की ओर देखते हुए एक प्याले में अपने पिता के लिए चाय छानने लगी। वह बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी, और जो गजाधर बाबू थे उनकी जो बहू थी वो पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ, और जो गजाधर बाबू का लड़का था वो भी बाद में चाय पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी, और जो बसंती थी वो केवल अकेली ही माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी और फिर कहा, बिट्टी चाय तो फिक्की है। और जो बसंती उनकी पत्नी जो उनकी बेटी थी वो चाय लाई थी, उसको पीते हुए गजाधर बाबू ने अंत में कहा कि बिट्टी चाय तो फिक्की है। यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य कोई भी जो कि इतने दिनों बाद गजाधर बाबू आए हैं उनसे मिलने को बेताब नहीं है, बल्कि सभी अपने अपनी धुन में लगे हुए हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो गद्यांश है उसका क्या मतलब है। अब आपको विशेष लिखना है, तो विशेष में आपको लिख देना है कि वाक्य रचना लघुता धारण किए हैं, यानी कि छोटे छोटे वाक्य आप खुद समझ सकते हैं। ओके, तो ये आपको लिख देना है, और लिख सकते हैं कि साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओके, उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं। तो वे मुसीबत में, तो ये वाला हमने कर लिया, उसके साथ ही हमने जो ये वाला है वो भी कर लिया। अब आगे का देखते हैं। हाँ, ये वाला हमने नहीं किया है। मानव के चीर सुख का अपराध अमृत प्राप्त करने को व्यग्र गौतम ने अपने, जैसे ही गौतम शब्द आया समझ जाना ये किसका है, यशोधरा लेसन का। जो हमारा यशोधरा
यशोधरा वाला चैप्टर था उसका है ये। ओके, तो आपको लिख देना है उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड के अंतर्गत यशोधरा नामक गद्य काव्य से ली गई है, और इसके जो भी लेखक के नाम है उनके नाम को भी आपको लिखना है। तो इनका जो लेखक है उनका नाम रहेगा डॉक्टर रघुवीर सिंह है, तो उनका नाम लिख देना है। उसके बाद मैंने आपको ऊपर एक चीज़ नहीं बताई कि व्याख्या के बाद ही पद्यांश क्यों लिखना है। तो वो इसलिए लिखना है क्योंकि हम जब व्याख्या कर लेते हैं तो हम जो हमारा प्रसंग रहता है वो हम आसानी से लिख देते हैं। ओके, सो उस प्रसंग को कैसे लिखना है, जो भी हमने व्याख्या किया उसका छोटा सा रूप बनाकर लिख देंगे। इसलिए पहले व्याख्या करो और उसके बाद प्रसंग लिखो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए तो अब इसकी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही बताया ये यशोधरा नामक गद्य काव्य से लिया गया है, और इसके जो लेखक है वो डॉक्टर रघुवीर सिंह है ना। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो मानव के लिए चिर सुख का वह अप्राय अमृत प्राप्त करने को व्यर्ग गौतम ने अपने जीवन सागर का मंथन किया। उससे निकले चीर वियोग के उस भयंकर हलाहल को उनकी प्रियतमा यशोधरा ने पिया। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये वाली चीज़। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि मानव जीवन के लिए जो चीर सुख प्राप्त करना होता है, इसलिए गौतम यशोधरा को छोड़कर वन में तपस्या करने लग गए, जिससे जो दुख मिलता है अपने प्रियतम से बिछुड़ने का वो केवल और केवल यशोधरा ने पिया। परंतु इस कालकूट को पीकर भी यशोदा नीलकंठ नहीं हुई, यानी कि उन्होंने इतना बड़ा जहर के समान दुख झेला, फिर भी वह नीलकंठ यानी कि शिव नहीं हुई। कैलाशवासी शंकर भी यह देखकर लज्जा के मारे सकुंचा गए। और ये सब कुछ देखकर कैलाश शिवजी ने जब जहर पिया था तो उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। परंतु यशोधरा ने इतना जहर पिया वियोग का, फिर भी वो नीलकंठ नहीं हुई। तो यहाँ पर ये सारी बातें कही गई है, तो ये आपको व्याख्या में लिखनी है। उसके बाद मैंने बोला था प्रसंग बाद में, तो प्रसंग कैसे बनेंगे? प्रसंग आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि गौतम के बिछुड़ने से यशोधरा पर क्या बीतती है उसका वर्णन किया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा गीता का और ये वाला हमने कर लिया है। उसके बाद सिर्फ आखिरी बचा है हमारा गद्यांश, तो इसको देखते हैं। इसमें है क्या अशोक की तरह उसने मन में ही अहिंसावती का उदय हुआ। तो जैसे ही आप ये देखते हैं कि क्या अशोक की तरह, है ना, तो आपको याद आना चाहिए गीता और स्वधर्म वाला लेसन, जो हमारा गीता और स्वधर्म वाला लेसन था उसके बारे में आपको याद आना चाहिए। और आपको क्या लिखना है संदर्भ में कि उपयुक्त पंक्तियाँ गीता और स्वधर्म नामक लेसन से ली गई है ना। और इसके जो कवि है वो कौन है? भावे विनोबा भावे हैं। ओके, ये आपको लिख देना है। उसके बाद करते हैं प्रसंग की बात। तो प्रसंग से पहले आपको व्याख्या करनी है, फिर प्रसंग लिखना है। तो व्याख्या में लिखना है क्या अशोक की तरह उसके मन में भी अहिंसा वृत्ति का उदय हुआ था। यहाँ पर विनोबा जी कह रहे हैं अशोक यानी कि सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के पश्चात सब कुछ छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अशोक की तरह क्या अर्जुन के मन में भी अहिंसा वृत्ति, युद्ध न करने की वृत्ति उत्पन्न हो गई थी? नहीं, यह तो केवल स्वजना शक्ति थी। और बाद में कवि कहते हैं कि नहीं, यह अहिंसा नहीं थी, बल्कि यह तो स्वजन यानी कि अपने खुद के परिवारों के प्रति मोह था। इस समय भी यदि गुरु बंधु आपत सामने न होते तो उसने शत्रुओं के मुंड गेंद की तरह उड़ा दिए होते। यानी कि इस समय युद्ध के, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने उसके ही स्वजन यानी कि उनके ही परिवार वाले थे। तो इस समय यदि वहाँ पर अगर परिवार वाले नहीं होते ना, तो अर्जुन क्या करता? उनको खदेड़ देता। परंतु इस आसक्ति जनित मोह ने उसकी कर्तव्य निष्ठा को ग्रस्त लिया है। तब उसे तत्व ज्ञान याद आया और क्या किया? जो आसक्ति उत्पन्न हो गई, उसकी जो कर्तव्य था वो उसे भूल गया और अपने परिवारों के मोह में आ गया। तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। ओके, और उसके बाद आपको प्रसंग, तो प्रसंग में ये लिखना है कि स्वजनों को देख अशोक का मन किस प्रकार व्याकुल हो रहा था, इसका वर्णन किया गया है। और जो बात रही विशेष लिखने की, तो विशेष में आप लिख सकते हैं शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे हमारे जो गद्यांश से उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दिया है। सो इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।